हाय स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स पिछले बार हमने एंथेनाइड्स पढ़े थे, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद की थी। तो इस बार भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक में। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें याद करनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ तरीका लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लेना। अगर आपको इससे याद होती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास खुद का तरीका भी होगा तो उससे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी हुई है, और इसको बस थोड़े तरीके से मैं बता देती हूँ हल्का सा, कि यहाँ पे आपको एक चीज़ याद कर लेना है। बस सिंपल सी बात है, रट्टे लगाने होते हैं सबके। तो 5s0 और 1 2 3 4 5, ठीक 5 तक आ गया। 5f5 6 नहीं होता, 5f6 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी जगह क्या आ गया 5f7। फिर 7 अपनी जगह ही। फिर 8 नहीं आया, 8 भी नहीं आना, 8 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब क्या आ गया 9 10 11 12 14। और 5f15 नहीं होता, पता है हमें, उसकी जगह क्या आ चुका है फिर 14। अब बात करें 7s2 सब में रहेगा। फिर 61 से स्टार्ट होती है, फिर 61। अब 5f6 आना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं है, उसकी जगह क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहीं से आया। फिर 7 की जब अपनी 7 की जगह पे आ गया। फिर 7 के बाद 8 आना चाहिए था, वो भी नहीं है। 8 की अब क्या आ गया 8 की जगह 9, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे। फिर आगे ऐसी सीरीज चलती गई। तो उसके बाद लास्ट में 5f15 आता है, होता 14 के बाद 15 आता है, लेकिन 15 एग्जिस्ट नहीं करता, तो 14 एग्जिस्ट करता है। 4f5f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस 60 को दे दिया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको याद करना, तभी जाके आगे कुछ समझना। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर्स में, आपके एक्टिनाइड चैप्टर में, अभी मैंने इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ दिए, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स या फिर आयनिक रेडिया, ये आप पढ़ सकते हो। बस ये ओनली नॉलेज के लिए, बाकी उनसे क्वेश्चन इतने नहीं एग्जिस्ट करते, बल्कि हाँ थोड़ा बहुत ये आ सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है एक्टिनाइड्स, या कौन सी नहीं करती। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे हम एक ना प्रोसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया होगा, फ्लो डायग्राम दिया होगा, जिसमें क्या करना है, हमें एक पिच ब्लेंडे गिवन है। पिच ब्लेंडे के अंदर क्या मिलता है, U3O8 मिलता है। उसको हमें उस पिच ब्लेंडे में से हमें U3O8 को निकालना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या लिखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ, अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ किसका, यूरेनियम फ्रॉम पिच ब्लेंडी। तो हमें इसे निकालना है। सबसे पहले तो जो पिच ब्लेंडी होता है उसके अंदर U3O8 मिलता है। फिर U3O8 से फिर हम यूरेनियम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पिच ब्लेंडी, जिसके अंदर क्या है U3O8 है। ठीक है, अब उसको अब हम ट्रीट करेंगे Na2CO3। ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इनका कोई तरीका नहीं है। तो U3O8 से क्या बना, Na2UO4। ठीक है, ये एक बार ऐसे याद रखो। ठीक है, उसको थोड़ी बहुत याद भी हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे इसलिए हो जाता है, मैंने भी किया था याद। तो क्या बन गया Na2UO4। अब इसको एसिड से ट्रीट करा दो, कौन सा, H2SO4। तो क्या बनेगा UO2SO4। ठीक है, UO2SO4। अब यहाँ पे मैंने Na2CO3 से कराया, फिर H2SO4 से कराया। अब अगेन इसे Na2CO3 से करा दो, अगेन किससे, Na2CO3 से। क्या बन जाएगा, Na की 4 UO2CO3 की थ्राइस। ठीक है, अब Na2CO3 से करा दिया, H2SO4 से करा दिया, फिर से Na2CO3 से करा दिया, अब फिर से क्या करा दो, H2SO4 से करा दो। ठीक है, बस ये थोड़ा इसका इजी, काफ़ी इजी स्टेप्स है, क्योंकि बार बार हम वही यूज़ करते हैं। H2SO4 से दोबारा से करा दिया, तो क्या बन गया, Na2U2O7.H2O। ठीक है, ये बन चुका है Na2U2O7.H2O। अब अगेन, अब H2SO4 है, उसके बाद क्या डालना चाहिए, फिर से Na2CO3 डालना चाहिए। बस थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पे जो Na है वो हमारा NH4 से रिप्लेस हो जाएगा। याद रखने के लिए केवल। ठीक है, ऐसे इसको मत देना कि हाँ Na रिप्लेस हो गया Na4 से, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सिंपल याद रखने के लिए बता रही हूँ कि पहले Na2CO3 है, फिर H2SO4 डाला, फिर Na2CO3, फिर H2SO4, फिर से Na2CO3, लेकिन अब यहाँ पे Na NH4 से रिप्लेस हो गया, तो क्या डालेंगे, NH4 की ट्वाइस CO3। वही Na2CO3 था, तो NH4 से रिप्लेस किया पूरे Na को, तो NH4 की ट्वाइस, दोबारा से CO3। अब जब हमने ये डाला था, तो ये बना था Na2, जब CO3 डाला तब इस तरह का कंपाउंड बना था, तो अब यहाँ पे फिर भी इस तरह का ही बनेगा, बिल्कुल सेम। Na की जगह NH4 आ जाएगा, NH4 की 4 UO2CO3 की थ्राइस आया। कहा था ना, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है स्टेप्स।
अब अगेन इसमें क्या डाल दो, अब इसको क्या करते हो ठंडा कर दो। अब इसके बाद H2SO4 डालना चाहिए था, तो उसको सीधा ठंडा कर देते हैं, बॉयल एंड कूल कर देते हैं, सिंपल। अब लास्ट की प्रोसेस हमारी खत्म हो चुकी है। अब जैसे बात करें, मैंने अभी क्या किया, Na2CO3 डाला था तब ये बन गया था, फिर H2SO4, फिर ये बन गया था। अब Na की वाली रिप्लेस कर दी थी मैंने, NH4 की ट्वाइस CO3 डाला था, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बना था, बस Na को NH4 से रिप्लेस कर दिया था। अब मैं दोबारा से कूल कर रही हूँ, अब कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। सेम से प्रोसेस रिपीट होते हैं, इसलिए काफ़ी ईजी है रिएक्शन याद रखने के लिए। और मार्क्स गेनिंग भी एक बार पेपर में पूरी इकट्ठी रिएक्शन आ जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो Na को वही NH4 से रिप्लेस कर दो, NH4 की ट्वाइस U2O7.H2, बिल्कुल सेम, ठीक है, बहुत ईजी है ये। और इसके बाद सॉरी H2 नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमारा बन चुका है। अब इसको जो प्रोडक्ट बना है इसको मैं क्या करती हूँ, कैल्साइंड कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, कैल्साइंड। तो क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए U3O8। अब हमें ये मिल चुका है। अब हम इससे यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। इसको हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा UO2। क्या बनेगा, UO2। अब UO2 को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो, अगर पहले मैं इसको HF से ट्रीट कराऊँ, किससे, HF से, तो क्या बनेगा UF4। फिर फ्लोरीन जब होएगा तो हम इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यूरेनियम। क्या मिल गया, यूरेनियम मिल चुका है। दूसरा तरीका है कि मैं इसको Cl2 से ट्रीट कराऊँ। Cl2 से ट्रीट कराऊँगे तो क्या बनेगा, UCl4। अगर Cl है तो यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा Na वाला, और Na की यूज़ करेंगे तो वापस भी हमें मिलना, तो ये यूरेनियम चाहिए, प्रोसेस यूज़ कर लो, चाहिए प्रोसेस यूज़ कर लो, दोनों सेम ही है। तो कुछ बहुत ईजी स्टेप थे, कोई मुश्किल नहीं था। सबसे पहले क्या है, पिच ब्लेंड ही है, Na2CO3 डाला जो बना, फिर H2SO4, फिर Na2CO3, फिर H2SO4। अब दोबारा से Na2CO3 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे Na को NH4 से रिप्लेस कर दो, तो NH4 2 CO3। जैसे ये प्रोडक्ट बना था बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, Na से NH4 को रिप्लेस, फिर आगे बॉयल एंड कूल कर दिया। अब जैसे ये प्रोडक्ट बना था बिल्कुल यहाँ पे सेम प्रोडक्ट, Na2 को NH4 से रिप्लेस कर दिया, अभी बन चुका है। अब जो प्रोडक्ट बना उसको हम कैल्साइंड करने के हमें जो चाहिए था U3O8 मिल जाएगा, उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड मिलेगा, और फिर इसको एक बार HF से करा दो या फिर मर्जी Cl से करा दो, कैसे करा लो। बस प्रोसेस याद रखनी है कि अगर F वाला है तो मैग्नीशियम डालना है, और अगर Cl वाला है तो सोडियम डालना है। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, यूरेनियम ही बना, और हमें यही चाहिए था। तो अगला टॉपिक हमारा है केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिकम फ्रॉम यूरेनियम। अब हम यूरेनियम से इन सब चीज़ों को हम अलग अलग करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, यूरेनियम से इसको बाहर निकालेंगे, मतलब चीज़ों को अलग निकालेंगे। तो इसकी भी एक पूरी प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक फ्यूल रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक फ्यूल रोड। जो एक फ्यूल रोड है हमारी, वो हम किस में से निकालते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकालते हैं। कहाँ से ली हमने, न्यूक्लियर रिएक्टर से ली। अब ये हमने जो फ्यूल रोड ली है, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर से निकालेंगे, और उसको हम बिल्कुल ठंडे पानी में, या तो को पॉन्ड में उसको हम रखेंगे। कितने दिन तक, 100 डेज़ तक हम उसको रखेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ठंडा पड़ जाएगा, कूल हो जाएगा। अगर वो कूल हो गया तो उसके अंदर जितने भी हाईली रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स थे, क्या थे, जितने भी हाईली रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स थे वो सारे क्या हो जाएंगे, उनकी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी, अपनी एक्टिविटी वो लूज़ कर देंगे। जितनी भी हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स थे उनकी जो एक्टिविटी है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये क्या हो जाएगी, इनकी रेडियो एक्टिविटी जो है लॉस हो जाएगी, इनकी रेडियो एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले फ्यूल रोड ली, न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल रोड निकाली, उसको ठंडा किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो गई, ख़त्म हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब उसमें से हम ईजिली नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम या अमेरिकम को किस में से निकाल सकते हैं, ईजिली फ्रॉम यूरेनियम से ईजिली सेपरेट करते हैं। उस मेथड का एक नाम दिया गया था प्योरेक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, इसका नाम है प्योरेक्स मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को यूरेनियम से सेपरेट करेंगे। तो जैसे हमने पिछली प्रोसेस पढ़ी थी, ये भी प्रोसेस बहुत इजी है। तो सबसे पहले वही हमने जो फ्यूल रेडी थी उसको ठंडा किया था, तो वही लिखेंगे अब, कोल्ड फ्यूल एलिमेंट। क्या है, कोल्ड फ्यूल एलिमेंट। इसको मैं ट्रीट करूँगी HNO3 से। किससे ट्रीट करेंगे, HNO3 से, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें बनेगा हमारा, हमें एक सोल्यूशन मिलेगा किसका, UO2 पॉजिटिव, साथ में प्लूटोनियम मिलेगा जिसकी कौन सी
+4 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें प्लूटोनियम मिलेगा, साथ में हमें कुछ फ्यूज़न प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ फ्यूज़न प्रोडक्ट्स। अब हम इसको ट्रीट करेंगे TBP से। TBP क्या होता है? ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट। क्या है? ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट। इससे ट्रीट करने के बाद अब यहाँ पे हमारा पहला मेथड तो ऐसे ही सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे TBP डालते ही हमें UO2 2 पॉजिटिव और PU4 हमें से अलग मिल जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट मिल जाएंगे। और जो बाकी बचे इसके अंदर वो क्या क्या थे? जितने भी हमारे फ्यूज़न प्रोडक्ट्स जो बचे, साथ में 3 चीज़ें थी ना, UO2 था, PU था और फ्यूज़न प्रोडक्ट्स थे। तो हमारे पास ये दोनों तो अलग निकल गए। अब हमारे पास क्या बचा? फ्यूज़न प्रोडक्ट्स बचे, तो उसका हमें एक्वा सोल्यूशन मिल जाएगा। उन फ्यूज़न प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? NP एंड अमेरिशियम। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीज़ मिल गई। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहला हमारा काम तो क्या कंप्लीट हुआ कि हमने तीन चीज़ें थी ना, ये NP AM और PU था, हमें इसको U से सेपरेट करना था। तो दो तो अलग सेपरेट हो चुके, अभी 2 चीज़ें बचे, अभी इनको अलग अलग करते हैं। अब हम डालेंगे इनके अंदर FeNH2, आगे क्या था? SO3 की ट्वाइस। ठीक है, अभी डालेंगे, जिससे क्या बनने वाला है? UO2 2 पॉजिटिव। अब जो UO2 2 पॉजिटिव है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि UO2 2 पॉजिटिव इन TBP। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने पहले TB पे डाला था, तो उस वजह से UO2 2 पॉजिटिव है वो TBP में रह चुका है। और जो हमारा एक और चीज़ थी क्या? PU, वो हमारा अलग निकल जाएगा सेकेंड प्रोसेस में। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने TB पे डाला था, तो हमारे पहले 2 चीज़ सेपरेट हो चुकी थी। अब हमने ये डाला तो UO2 पॉजिटिव TBP में था, और जो हमारा एक हमें अलग से एक सोल्यूशन मिल गया, एक्वा सोल्यूशन मिला किसका? PU का। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो हमें PU मिला है, पहले हमारा पहले वो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मतलब +4, अब वो हमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिला है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉर्ट आउट करते हैं। अभी हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब मैं इसको वापस से 4 में लेके आना है। तो मैं इसको क्या करूँ? इसको ऑक्सीडाइज़ कर देती हूँ। कर सकते हैं ना, इसको ऑक्सीडाइज़ कर देंगे विद HNO2 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस PU मिल जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैं इसके ऑक्जेलिक एसिड से ट्रीट करा देती हूँ। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? C2O4, और C2O4 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 2 - 2। और तो PU किस में एग्जिस्ट कर रहा है? +4 में। तो कितने रिएक्शन में क्या मतलब क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपको? ऐसे ही मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, कि ऑक्जेलिक एसिड है, C2O4 होता है और -2 में होता है, ये एग्जिस्ट करता है। -2 ही होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और PU की कितनी है? +4। तो PU को कितने ऑक्जेलिक एसिड चाहिए? 2। तो C2O4 की ट्वाइस। अब इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे, और हीट करने से हमें क्या मिल जाएगा? PuO2। और इसके हम इजीली बाद में क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने UO2 था ना, उसकी अलग से सेपरेशन कर दी थी, तो वैसे ही इसकी PuO2 है, इसको हम अलग से बाद में अलग से इसके प्रोसेस करके हम इसमें से प्लूटोनियम सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा प्लूटोनियम का। अब हम करते हैं इसकी बारी। ठीक है, UO2 पॉजिटिव की बारी है। अब हम इसमें डालते हैं HNO3। सबसे पहले हमने क्या डाला था? HNO3 डाला था सबसे फर्स्ट प्रोसेस में, तो वापस से अब HNO3 पे आ चुके हैं। तो अब क्या डाला? दोबारा से HNO3 डाला। HNO3 डालते ही क्या हो गया? हमें मिला UO2 NO3 की ट्वाइस, U2NO3 की ट्वाइस मिली। अब हम इसमें क्या करेंगे? इवापोरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इवापोरेशन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? UO2 NO3 की ट्वाइस .6H2O। ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। मतलब कि इवेपोरेशन क्या होता है? कि इवेपोरेशन का मतलब पानी खत्म होना, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी अजीब है। यहाँ पे तो पानी क्या हो गया? ऐड हो गया। तो मतलब सिंपल याद करने के तरीके हैं सब कुछ। अगर आपने लैब में तो इसे कौन करवाएगा? ये तो बहुत खतरनाक काम होता है यूरेनियम के साथ। तो ये तो बिल्कुल ही हाई लेवल पर देखा जाता है। तो ये तो सिर्फ चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे? हीट करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पर, और हमें क्या मिलेगा? UO2 मिल जाएगा। यहाँ चूँकि हमारी प्योरेक्स मेथड ख़त्म। तुम्हारा प्योरेक्स मेथड ख़त्म हो चुका है। एक बार उसको आप अपनी बुक कॉपी पे ज़रूर ट्राई करना। एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर पढ़ना। अब हमारा अगला टॉपिक आता है बुक के अकॉर्डिंग। सिमिलैरिटीज़ दी गई है, एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। ज़्यादा है इसलिए मैं लिखूँगी नहीं, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। देखो, दिख रहा है ना? ठीक है, तो वो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या दी गई है? सबसे पहले सिमिलैरिटी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो इन दोनों में ही एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड दोनों में ही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है देखी जाती है, दोनों में ही मिलती है। तो एक पॉइंट आप ये याद रख लेना, जो बहुत ईजी है वो बता देती हूँ, जो काफ़ी ईजी है और याद भी ईजीली रहेंगे। दूसरी, दोनों ही जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और हाईली रिएक्टिविटी होती है इनकी, क्या होते हैं? दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली रिएक्टिविटी शो करते हैं। पिछली बार लैंथेनाइड से पढ़ा था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन,
तो उसी तरह एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से थी, क्योंकि वहाँ पे 4f जो था, 4f इलेक्ट्रॉन्स वो उनकी क्या थी, पोजीशनिंग इफेक्ट था। उसी तरह एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5f जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशनिंग इफेक्ट है, दोनों का ही सेम कारण रहा है। तो ये कुछ पढ़ लेना आप, इजीली आपको याद भी रहेगा और काफ़ी इजी है। सिमिलैरिटीज़ दी गई है सिर्फ, और जैसे कि एक ये है एक्टिनाइड्स लाइक लेंथेनाइड्स शो आयन एक्सचेंज बिहेवियर। एक्टिनाइड्स लाइक लेंथेनाइड्स शो है, बस जैसे कि हमने लेंथेनाइड से पढ़े थे आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ा था, उसी तरह एक्टिनाइड्स भी आयन एक्सचेंज मेथड को शो करते हैं, बिल्कुल सेम है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था लेंथेनाइड्स में पूरा आयन एक्सचेंज मेथड था, उसी तरह ये भी इसको शो करते हैं। तो बस कुछ ये सिमिलैरिटीज़ दी गई हैं और तो कुछ नहीं है इसमें इतना इम्पोर्टेंट। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि कुछ शार्प बैंड्स बनते हैं या फिर शार्प लाइन बनती है, कैसे अपीयर होती है ड्यू टू एफ ट्रांजिशंस, कलर शो करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब आगे यहाँ पे आते हैं कुछ डिफरेंसेस थोड़े इंपॉर्टेंट है इसकी। अब जैसे कि पहला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें ऊपर बढ़ा कि दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जा सकती है, लेकिन अगर लेंथेनाइड की बात करें, एग्जैक्ट बात करें तो लेंथेनाइड में +3, उसके अलावा +2 +4 देखी जाती है, लेकिन एक्टिनाइड्स में +3 तो होती है, लेकिन उसके अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +4 +5 +6 +7 देखी जाती है। ठीक है। और दूसरे अगर हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि 4f और 5d जो सबशेल हैं उनमें काफ़ी लार्ज गैप देखने को मिलता है, किसमें, लार्ज एनर्जी गैप देखने को मिलता है। लेंथेनाइड्स में 4f और 5d के बीच में लार्ज एनर्जी गैप देखने को मिलता है, इसलिए इन एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री होती है, फिर इनकी जो आपस में हम बात करें इन सारे एलिमेंट्स की, जो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को फेयरली सिमिलर करते हैं, मतलब एक जैसे ही दिखते हैं, इनकी केमिस्ट्री एक जैसी ही होती है। लेकिन अगर बात करें एक्टिनाइड्स की तो इनमें काफ़ी स्मॉल एनर्जी गैप देखने को मिलता है 5f और 6d में, इसी वजह से इन एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है काफ़ी वेरिएबल करती है। दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, अगर हम बात करें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि 4f इलेक्ट्रॉन के पूरे शील्डिंग इफेक्ट और सिर्फ 5f की पूरे शील्डिंग इफेक्ट है, लेकिन इनके डिफरेंस पढ़ा जाए तो 4f की समवट ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू 5f, इसकी थोड़ी कम रहती है, 4f की थोड़ी ज़्यादा है 5f से, अगर डिफरेंस की बात करें। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा जो लेंथेनाइड्स है वो कम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये हाई कॉम्प्लेक्स ग्रेटर टेंडेंसी रखते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाने की, काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा अगला कि ये लेस बेसिक होते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मोर बेसिक होते हैं। एक याद करें ना कलर्स वाला, ये कलरलेस होते हैं और ये कलर शो करते हैं। एक रेडियो एक्टिविटी का भी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी में क्या है कि प्रोमीथियम को छोड़ के सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, शायद मैंने बताया था लेंथेनाइड्स में कि सिर्फ प्रोमेथियम ही रेडियो एक्टिव माना जाता है, लेंथेनाइड से बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड में सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट भी याद कर लेना। अब आता है एक टॉपिक आपकी बुक में, यूज़ एज न्यूक्लियर फ्यूल्स, कि हम कौन से एलिमेंट्स को एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं। तो दो नाम तो आपने पढ़े ही होंगे, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन, जो दोनों ही ये जो चीज़ें हैं, दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों न्यूक्लियर प्रोसेसेस है और इनमें एनर्जी निकलती है, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। हम बात करें जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल्स की, तो पूरे एक्टिनाइड्स में सिर्फ 3 ही ऐसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूल में यूज़ करते हैं। कौन सा, यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। तो ये हमें तीन एलिमेंट्स ही देखने को मिलते हैं जो कि एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होते हैं पूरे एक्टिनाइड्स में। अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम हमें कहाँ से मिलता है, पिचब्लेंडी से मिलता है, लेकिन पिचब्लेंडी इंडिया में नहीं है। तो हम इंडिया में बात करें तो हम यूरेनियम को एक और चीज़ होती है पिचब्लेंडी की तरह, कार्नोटाइट। क्या होता है, कार्नोटाइट, इससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिया में अगर बात करें यूरेनियम को, और ये हमें कहाँ मिलता है, बिहार के साइड मिलता है। दूसरी बात करें थोरियम हमें एक मोनासाइट सैंड होती है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम थोरियम को। और प्लूटोनियम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, प्लूटोनियम को हम यूरेनियम से ही बनाते हैं, और हम कैसे बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब हो गया इतना ही। अब एक मेथड, यहाँ पे कुछ मेथड दिए हुए हैं, 4 मेथड दिए हुए हैं, उन मेथड का हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो टॉपिक अलग से बना लेते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। लाइक पहला मेथड दिया गया है थर्मल डिफ्यूज़न,
अगला मेथड दिया गया है गैसेस डिफ्यूज़न। एक थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड फोर्थ है बाय यूजिंग गैस सेंट्रीफ्यूग। यहाँ पे कुछ हमें मेथड दिए गए हैं और सबसे लार्ज स्केल पे गैसेस डिफ्यूज़न मेथड का यूज़ होता है टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो ये तो उसके बाद आपकी बुक में एक अगला टॉपिक आता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो मैं जनरली बता देती हूँ ऐसी, जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो किन्हें बोलते हैं। यूरेनियम से आगे जितने भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या होते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स? नाम से पता चल रहा है ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम से आगे वाले जितने भी हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक होते हैं और वो रेडियो एक्टिव तो होते हैं लेकिन वेरी शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, ये याद रखना है। और यूरेनियम के बाद कौन कौन से मिलते हैं ये आपको वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता ही चलता, उसी से याद करके पता चलेगा। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए पहले वो याद करो तब जाके टॉपिक देखना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्यों बोला गया। यूरेनियम से आगे वाले जितने भी होते हैं हम ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। क्यों ऐसा नाम रखा गया इसका? क्योंकि जो यूरेनियम से जितने भी आगे हैं वो हमने खुद बनाए हैं इन द लेबोरेटरी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। वो हमें नेचर में अवेलेबल नहीं थे, नेचर में सिर्फ यूरेनियम तक ही हमें मिले हैं। उसके बाद जो भी हैं वो सारे हमने लेबोरेटरी में बनाए हैं, इसलिए हमने इसको नाम रखा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और उनको हम कैसे बनाएंगे उसकी पूरी प्रोसेस है। बुक में काफ़ी अलग अलग करके सब कुछ दिया हुआ है लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे याद करेंगे इसको। एक यहाँ पे एक आपको समराइज़ करके टेबल दी गई होगी, सारा का सारा मतलब इकट्ठा समरी करके दिखा देती हूँ मैं। जैसे ये रही, तो यहाँ पे आप इसको इससे इजीली याद रख सकते हो। सिर्फ एक ही टेबल याद रख लो, बाकी सारा कुछ याद करने हो जाएगा। देखने को पीछे काफ़ी बड़ा लग रहा है कि हाँ हर किसी की अलग प्रोसेस दी गई है, तो थोड़ा देखने को ऐसा लगता है कि हाँ कितना कुछ दिया हुआ है, तो इसे याद कर लो सिंपल। सबसे पहले यूरेनियम का याद होना चाहिए 92 238 होता है। इसमें हम याद करेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का याद रखना है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 एंड एटॉमिक मास 1 और बीटा का एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास 0। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें डाला न्यूट्रॉन तो 92 का 92 और इसके 238 239। अब इसमें डालेंगे बीटा, ये बीटा 93 बन चुका है। तो ये सब बहुत इजी प्रोसेस थी, आप खुद ही पढ़ सकते हो, लेकिन बस एक ना याद रख लेना, ऐसी एक तरीका याद रख लेना सिंपल कि यूरेनियम में पहले सिंपल न्यूट्रॉन डाला, यहाँ तक तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है, जो बना। फिर हम डालेंगे बीटा, फिर से बीटा, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर बीटा, फिर न्यूट्रॉन। याद हो गया? बीटा बीटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा न्यूट्रॉन। बाकी सबका अपना अपना याद करने का तरीका होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रट्टा मारो, इसको आप समझ के करो बल्कि तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ के करना, समझ के कैसे करोगे, जिससे सबकी एक तो आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट जैसे कि यूरेनियम है, इनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद होना चाहिए कि वो किस किस एटॉमिक मास पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूरेनियम है 238 पे भी यूरेनियम है, 239 पे भी यूरेनियम है। तो इसी चीज़ें याद रखना। और वैसे ही आपको ये पीछे ही देखने को अच्छा लगेगा, वो ये पढ़ लोगे। जैसे पूरी जो प्रोसेस अलग अलग दी है, सब कुछ सबके बारे में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी से नहीं याद होता तो ऐसे याद रख लो भाई, ठीक है। लेकिन बाद में मत बोलना कि मैंने आपको ये बोला था कि रट्टा मारो वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो कैसे याद रख सकते हो, अगर आप याद रखना है ही तो यहाँ तक तो करोगे। फिर बीटा बीटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा न्यूट्रॉन, क्या डाला पहले बीटा बीटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा न्यूट्रॉन, डालते रहना। अगर एटॉमिक नंबर जहाँ भी बढ़ता रहे वहाँ पे अगला एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक डाल दिया। उसके बाद डालेंगे हम अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा मतलब हीलियम वाला डालेंगे। तो हीलियम का 2 और 4 होता है, इसमें 2 ऐड, इसमें 4 ऐड, और देख लेना उसके बाद क्या बनेगा। क्योंकि 95 के 97 बना, उनके बीच में क्यूरियम आता है, तो ये तो बर्केलियम बन गया। आप क्यूरियम भी बनाना है तो वापस इधर आ जाओ, बीटा बीटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा न्यूट्रॉन बीटा, वापस से बीटा से शुरू कर बीटा पे खत्म हो गए, बीटा बीटा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बीटा न्यूट्रॉन बीटा। तो यहाँ पे जो बना उसके बाद हम इसमें वापस से हीलियम वाला प्रोडक्ट डालेंगे और वापस हमें ये मिल जाएगा। जैसे कि 95 96 97 98। हम इसका मतलब हमने यहाँ पे CF तक पढ़ लिया है। उसके बाद कुछ बच्चे 5 एलिमेंट्स और बचते हैं, आई थिंक आइंस्टीनियम कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। आइंस्टीनियम, फर्मियम और कुछ ये मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ये सब चीज़ें और बचती हैं। ये भी ऐसी ईजी, बहुत ईजी प्रोसेस है, इनका पीछे से देख सकते हो। जैसे कि जो CF था, CF में हमें अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, CF 98 पे था और किस पे था वो 245 पे, 245 पे लास्ट हमने इसको इधर छोड़ा था। अब हमें इससे क्या बनाना है, हमें इससे बनाना है आइंस्टीनियम जो एग्जिस्ट करता है 99 पे और 2 मास कितना है 253। तो ऑब्वियसली देख लो 98 99 हो रहा है, तो हम इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, खुद भी सोच सकते हो आप, बहुत ईजी है ये भी।
पहले तो क्या करेंगे, हम इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, जब यहाँ तक पहुँचाएंगे इसको, फिर उसके बाद हम बीटा डाल देंगे ताकि एक एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके सारे, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 45 है, 45 से हमें 53 बनाना है, तो हम पहले कितने न्यूट्रॉन डालेंगे वो देख लो, फिर जब 253 तक आ जाए तो ये तो सेम ही रहेगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि n तो नीचे 0 है। फिर बाद में एक एटॉमिक नंबर बढ़ाने के लिए उसमें बीटा डाल देंगे, क्योंकि बीटा 1 होता है, ठीक है। तो उसी तरह बाकी दी हुई है फर्मियम का भी ऐसी है, जैसे कि अब ES बन चुका है, 99 पे है, 253 तो बहुत इजी है, इसमें सीधा न्यूट्रॉन डाल देंगे हम, और क्या बन जाएगा, ES 99 254। अब इसमें क्या डाल देंगे, बीटा पार्टिकल, और क्या बन जाएगा, फर्मियम 100 पे 254। याद रखना है, सिंपली आप कैसे भी याद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने बताया वैसे याद रख लेना, या फिर आपने खुद का भी कोई निकाल रखोगा वैसे याद रख लेना, बहुत ईजी है, लेकिन याद करना ज़रूरी है, ये बात याद रखना, सिर्फ याद करना बहुत ज़रूरी है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, लेटर एक्टिनाइड्स। क्या बचता है, लेटर एक्टिनाइड्स। लेटर एक्टिनाइड्स टॉपिक का नाम ही इससे मतलब काफ़ी इजी पड़ता है, देखने से ही पता चलता है लेटर एक्टिनाइड्स क्या है। क्यूरियम से आगे वाले जितने भी हैं, क्यूरियम से आगे वाले जितने भी हमें एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो उन सारों को हम क्या बोलते हैं, लेटर एक्टिनाइड्स। दो टर्म आई है, ट्रांसयूरेनिक किसे बोला, जितने भी यूरेनियम से आगे थे, और लेटर एक्टिनाइड्स किसे बोला, जो क्यूरियम से आगे हैं, उन सबको हम लेटर एक्टिनाइड्स बोलते हैं। और इन्हें क्यों बोला जाता है लेटर एक्टिनाइड्स, क्योंकि सबसे पहले जो क्यूरियम था उसको हमने प्लूटोनियम पे अल्फ़ा बोम्बार्डमेंट करके हमने सबसे पहले क्यूरियम लिया था, या फिर को हमें सबसे पहले क्यूरियम मिला था। प्लूटोनियम के हमने बोम्बार्डमेंट की थी, इस पर कौन सी अल्फ़ा बोम्बार्डमेंट की थी, जिससे हमें क्यूरियम मिला था सबसे पहले, इसलिए और उसके बाद ही हमने उन सबको डिस्कवर किया है। बाकी कौन सा ये अमेरिशियम वगैरह जो भी इसके बाद आते हैं, क्यूरियम के बाद जितने भी आते हैं ना, उन सबको हमने बाद में डिस्कवर किया था। तो मतलब सिंपल सी क्या बात है कही इसने कि लेटर एक्टिनाइड्स क्या है, क्यूरियम के बाद वाले जितने भी हैं सबको हम लेटर एक्टिनाइड्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले प्लूटोनियम पे अल्फ़ा बोम्बार्डमेंट करके हमें क्यूरियम मिला था, इसलिए हमने उनसे उसके बाद वाले सबको हमने क्या बोल दिया, लेटर एक्टिनाइड्स बोल दिया। और यहाँ पे इसमें आपको काफ़ी कुछ बड़ा टॉपिक दिया हुआ है आपके, लेकिन इसमें थ्योरी देखी थी मैंने, इतना कुछ खास नहीं है, आप जब पढ़ोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं लैंथेनाइड्स से, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैं दिखा सकती हूँ आपको कुछ लाइन है जैसे मैंने मार्क की थी, तो आप देख सकते हो जैसे कि कुछ ये लाइन इंपॉर्टेंट सी है कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं हम इसको लैंथेनाइड से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिनाइड्स जो है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे कुछ इल्यूजन इल्यूटेड का कुछ प्रोसेस दिया हुआ है कि हम एक्टिनाइड के आयन्स को आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। इल्यूटेड मतलब सेपरेट करने या फिर निकालना, अलग कर सकते हैं, या एज़ कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स। बस कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं और कुछ नहीं है इसकी पूरे टॉपिक के अंदर, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कि लेटर एक्टिनाइड्स, सिर्फ क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ लेटर एक्टिनाइड्स, तो आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि क्यूरियम से आगे वाले को लेटर एक्टिनाइड्स बोलते हैं, आपको ये थोड़ी एक बार तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूँगी आपको, ठीक है। थैंक यू।